साथियों, आप सभी का एस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज जो है हम एक टॉपिक लेके आए हुए हैं साउंड वेव और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज। साउंड वेव से भी हो देख लेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि साउंड वेव को हम, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा पढ़ेंगे सब। साउंड वेव में हम पढ़ेंगे अब कि व्हाट इज साउंड वेव। अब पूछ रखा है इसमें पहला ही क्वेश्चन, साउंड वेव क्या है। साउंड वेव क्या है, व्हाट इज साउंड वेव। बताऊं आपको, साउंड वेव वो होता है जो कि क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में कोई पार्टिकल, लिखिएगा कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलती है ना, सेम डायरेक्शन में। यानी कि साउंड वेव जो होता है ना, तो वेव की तरफ काम करता है। वेव क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम डायरेक्शन में। और इसमें कह सकते हैं इसका आंसर जो है मैं बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि पैरेलल, पैरेलल। ओके, चलिए राइट आंसर आपको मिला बी। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे ट्रांसवर्स जो होता है, तो ट्रांसवर्स में पार्टिकल परपेंडिकुलर चलता है। कैसे चलता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है ट्रांस, है ना। और इलेक्ट्रो में ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट होती है, ठीक है ना। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और स्टेशनरी क्या होता है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होता है, इसमें तो एनर्जी ट्रांसफर देख रखा आप लोगों ने, इसमें हमने बता रखा है ट्रांसवर्स वेव वो होती है जो पार्टिकल कैसे चलता है, परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल कैसे चलता है, पैरेलल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट आता है, रेडियो आता है, और भी सब रेडियो वेव, लाइट वेव, ये सब है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। स्टेशनरी में कोई भी एनर्जी हम क्या कहते हैं, नो एनर्जी ट्रांसफर, कोई एनर्जी ट्रांसफर ही। राइट आंसर इसका हो गया है ऑप्शन बी, करेक्ट। और एक बार देख लीजिए आप, अगर देखिएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट आएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया क्या गया है, ध्यान से पढ़िएगा। साउंड वेव ट्रेवल पासेस इन विच मीडियम। सबसे तेज साउंड वेव जो है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलता है, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, वैक्यूम में। तो सॉलिड देखिए मैंने ये से सॉलिड सबसे तेज, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस, बहुत कम। और वैक्यूम में जो है ना, वैक्यूम में क्या होता है कि साउंड ट्रेवल नहीं करता। याद रखिएगा, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका आगे होगा हमारा क्या, सॉलिड, ठीक है ना। जैसे स्टील में सबसे ज्यादा, स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड, है ना, याद रखिए। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी हो जाती है HZ, हर्ट्ज। और एक और यूनिट होती है, वो होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो मीटर देखिए, यहाँ पे जो मीटर लगा है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। सेकेंड टाइम, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अभी हमने बता दिया, राइट आंसर है। जूल वर्क का, तो ये देख सकते हैं आप इसमें आंसर, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत और परेशानी लगे तो आप बिल्कुल ना, अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है।
है ना। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस इन एयर बाय साउंड, वायु में ध्वनि किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है वायु में, तो वायु में बताएंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके चलते हैं और करते हैं, देखते हैं इसमें ट्रायल। पहले मैं देख ले रहा हूँ। ट्रांसवर्स जो होता है वायु में नहीं करता है, क्योंकि पैरेलल तो ऐसे वाला काम लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल होता है। ये वायु में होगा, राइट आंसर तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए थोड़ी देर पहले पार्टिकल कैसे होता है, ये परपेंडिकुलर सरफेस वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, ठीक है। तो राइट आंसर इसके क्या हो गया हमारे, देख सकते हैं आप, दिक्कत होगा पूछ सकते हैं, क्लियर होगा। इस वायु में ध्वनि किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है, वायु में ध्वनि किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है। अच्छा इनको बता दूं कि लाइट और रेडियो ये सब लिखा होता है, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इनको मीडियम की किसी की जरूरत नहीं होती, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने लगा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सामने, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है भाई, तो फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, मीडियम पर और एम्पलीट्यूड पर। जल्दी से बताएंगे और जल्दी से आंसर इसका देंगे आप, बताओ कौन देता है जवाब, जल्दी से आंसर दीजिए। किस पे भाई, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड पे, किस पे। तो यहाँ पे देखिए मीडियम पे ना, कि मीडियम उसका कैसा है, किस मीडियम में है, ध्वनि की चाल मीडियम पे। अब मान लो कि मीडियम में सॉलिड अलग होगा, लिक्विड अलग होगा, ठीक, गैस अलग होगा, तो मीडियम के से पता चलेगा ना किस मीडियम में चाल अधिक होगा भाई। बाकी सबसे कौन मतलब है, कोई मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डिपेंड होगा भैया किससे, और मतलब ये डिपेंड हमारा मीडियम से। चलिए क्लियर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंपेरिजन इज इक्वल टू, दो संपीड़न के बीच के बराबर होती है, तो वो तो भाई या तुरंत आंसर दे देना वेवलेंथ के, इसके वेवलेंथ के, फ्रीक्वेंसी के नहीं, एम्पलीट्यूड भी नहीं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टाइम पीरियड, राइट आंसर वेवलेंथ। क्या किसी प्रकार की दिक्कत है, बता दीजिए, तो हम आगे करेंगे। नहीं दिक्कत है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत और प्रॉब्लम होगा तो बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ह्यूमन हियरिंग रेंज, मानो सुनने की देखिए सीमा, कि मानो जो सुनता है ना, एक जानवर भी है वो है काऊ, और भी जानवर है, तो उनकी भी सुनने का मानो जितना होता है उतना ही गाय का भी, ऐसे काऊ का भी, एनिमल का पूछ, 0 से 10 होता है, ये सही है क्या, 0 से 10 को बोलते हैं
इंफ्रासोनिक, ठीक। मानव शून्यता कितना है, 20 एग्जिट से 20 एग्जिट से और ये 20,000 तक का ये मानव है। 200 से 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पार्शियल रेंज बोलते हैं, पार्शियल रेंज ये होता है। और इनका नाम है अल्ट्रासोनिक, नाम भी याद कर लीजिएगा, तो दिक्कत होगा बता देगा। चलिए नाम हमने लिख दिया, आंसर भी लिख दिया है, और अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो जल्दी से आवाज नेक्स्ट करेंगे। जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव है फ्रीक्वेंसी। देखिए एक बार मैं पीछे आता हूं। अल्ट्रासोनिक हमने लिखा कितना, 20,000 से लेके 50,000। अल्ट्रासोनिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी, तो ग्रेटर 2000 20,000, 20,000 से ग्रेटर होता है ना अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। 20,000 से ऐसे मैंने लिखा था कि 20,000 HZ टू 50,000 Hz। ये हमने लिखा था, ये अल्ट्रासोनिक में लिखा, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक में लिखा था, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कर लेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट बातें हम करेंगे। 20, इसका नाम क्या था, हमने नाम दिया इंफ्रासोनिक, है ना। और ये तो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से, ये तो सुन, ऑडिबल होगा, ये भी ऑडिबल होगा, तो सुन सकते हैं भैया, इतने भी सुन सका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल वाइब्रेट, लॉन्ग अनुदैर्ध्य तरंगों में कण कैसे, देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ना, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो है कि गति कर चलता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। ट्रांसवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर चलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल, अब यहाँ पे ऐसे दिया है, यहाँ लिखिए लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल, जवाब पहले दे लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ पे लिखिएगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये ट्रांसवर्स होता है, इसका नाम लिखो ट्रांसवर्स, है ना। ये कैसे चलता है, अब ये तो पार्टिकल जो है इसमें सेम जिससे कि अब चलने का मैं लिख सकता था कि सेम डायरेक्शन में कोई पार्टिकल वेव है ना, तो ऐसा लिख देता पार्टिकल सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। देखिए लिख लीजिए तुरंत। और परपेंडिकुलर वो भी आपको मैंने लिखवा दिया गया तुरंत ही। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर एज अप्रोक्सीमेटली, कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग होती है। देखिए एक चीज आखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तो आपका क्या बढ़ जा रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या बढ़ जाता है, स्पीड भी बढ़ जाता है, जैसे कि आया। तो 150 ये तो कम है, बहुत ही कम। 340 होता है 25 डिग्री, समथिंग लगभग ये लिख रहा हूँ, एकदम कंफर्म नहीं है, नहीं। ये 500 थोड़ा सा ज्यादा,
और ये बहुत ही ज्यादा इसमें, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 340, 25 डिग्री लगभग होगा, ठीक है ना। 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस लगभग ऐसा ही आता है ना कि 20, कहीं कहीं लिखा हो 20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्या होगा 343 342 ऐसे भी लिखा होगा, घबराइएगा मत। 340 बताए थे 25 डिग्री पे, तो ये कितना का ध्यान रखेंगे, है ना। लगभग में होता है तो लोग अपना अपना डाल के रखते हैं क्वेश्चन का आंसर। इको इज ड्यू टू, प्रतिध्वनि किस कारण होती है। पहली बात तो ये जानिएगा इको है क्या। इको बेटा तब बनता है जब साउंड क्या होता है, साउंड किसी सरफेस से टकराकर, इको कब बनेगा कि जब साउंड किसी सरफेस से टकरा के जब, तो हम लोग किस क्वेश्चन पे थे 11 नंबर। इको इज ड्यू टू, इको इज ड्यू टू, इको किस कारण होता है भैया। तो इको का कारण देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इको का कारण कहेंगे प्रतिध्वनि किस कारण होती है, जब कह सकते हैं कि साउंड किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटती है, किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटती है। तो आपने देखा पड़ा है रिफ्लेक्शन कि ये लाइट वाले में ऐसे पड़ रहा है ना, क्या होगा कि जब कोई वेव सरफेस से टकरा के वापस, लाइट में रे था तो कोई रे आया सरफेस टकराया वापस उसी मीडियम में मुड़ गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते थे। इसमें आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ है, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ये साउंड, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये इसको कहा जा सकता है, ये क्या होता है कि ये जब एक मीडियम रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या कर लेता है, बेंड कर लेता है। वेव एक मीडियम से यानी हिंदी में माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बैंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हमारी, ठीक। और इसके बाद से आपको ऑप्शन और में मिले हैं, कहेंगे डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन क्या होता है भाई, तो बेंडिंग अराउंड, अवरोध, ऑफ स्केल बोलते हैं इसको। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस की बात कर ले, ये भी जल्दी से बता दो भैया इंटरफेरेंस क्या होता है बिना देर किए। ओवरलैपिंग वेव, ओवरलैपिंग मतलब क्या होना, एक दूसरे पे चढ़ जाना कह सकते हो, ओवरलैप कर देना, एक पे दूसरा भी आ जाना, ओवरलैप है। तो राइट आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। टाइम पीरियड इनवर्सिस, आवर्त काल किसका व्युत्क्रम है, टाइम पीरियड किसका बताना है भैया। तो है स्पीड का नहीं है भाई, ये फ्रीक्वेंसी, राइट। नेक्स्ट, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। जवाब दीजिए आप सब, ठीक है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए सब, तुरंत बताएंगे। हो गया होगा, चलिए। थोड़े देर पहले ही बताए थे, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है,
पिच ऑफ साउंड है ना, पिच ऑफ साउंड। स्पीड और मीडियम दोनों एक ही जैसा है। अभी मीडियम के बारे में बताया थे थोड़े देर पहले ही। मीडियम जैसे कि कोई साउंड पे ज्यादा तेज हो रही है, कम हो रही है, तेज कम होना है ना, साउंड क्या होगा कि भैया उसका बताता हाउ टू स्लो हाउ टू फास्ट। जैसे सॉलिड और लिक्विड गैस, इसमें बताता है ये कि कितना तेज है, कितना किस तेज है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा, ये सब। पिच डिपेंड ऑन, पिच किस पे डिपेंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। तारत तो किस पर निर्भर करता है, पिच तो फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे नहीं और एम्पलीट्यूड पे भी नहीं, इसकी नहीं। यहाँ तो अभी हम लोग बताए थे कि आई जो होता है इस तरीके से, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। वेवलेंथ जो होता है ना, V इक्वल एफ 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 लेमडा होता है। अगर आपसे लेमडा पूछा तो V बाई एफ लिख दी, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, काम आएगा। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन वैक्यूम साउंड वेव, निर्वात में ध्वनि, एक चीज ध्यान रखिएगा, साउंड जो होता है ना वो मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है ना। साउंड क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है, ये याद रखेंगे। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, कह रहा निर्वात में ध्वनि। पहली बार तो वैक्यूम में ध्वनि क्या होता है, ट्रेवल नहीं करता है, तो डू नॉट ट्रेवल, खत्म बात। इसी बार में बात खत्म कि वैक्यूम में क्या होता है, लिख देंगे सीधे कि डू नॉट ट्रेवल। इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसको मीडियम की आवश्यकता है, तो जरूरत होती है ना, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन दोनों मीडियम की जरूरत होगी। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट ट्रेवल, नहीं ट्रेवल करेगा। और ये जानते हैं कौन होता है, तो ये वेव होता है मैकेनिकल, यांत्रिक, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट कि विच वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, अभी बताए है ना, कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। भाई कौन सी तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, बताओ तो तुरंत। कौन सी, लाइट, लाइट है, साउंड है, रेडियो है, एक्सरेज है, कौन सी तरंगे। तो मैंने बताया कि साउंड वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक तरंगे हैं। और इनको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, तो मीडियम की जरूरत। मीडियम की जरूरत मतलब आप कहेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम होनी चाहिए, तो इनकी जरूरत पड़ती है किसको, साउंड को ट्रेवल करने के लिए। लाइट, रेडियो और एक्सरे, ये सब है ईएम वेव, इनको ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनको ट्रेवल करने के लिए जरूरत किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का गुणनफल क्या होता है, तो V इक्वल एफ लेमडा, यह हमारा फॉर्मूला है। चलिए आप सब जवाब दीजिए, देखता हूं कौन जवाब दे देता है। चलो आप लोग जवाब भी दो बच्चों, देखता हूं। क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यहाँ पे टाइम, टाइम नहीं है भैया, वो तो होता है ऐसे, टाइम इक्वल 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड सही है, एनर्जी होता है एम्पलीट्यूड, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साउंड वेव आर प्रोड्यूस, ध्वनि तरंगे प्रोड्यूस क्या करती हैं? तो ध्वनि तरंगे हमेशा देखिए, जब वाइब्रेशन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे कि गिटार या फिर और भी बाकी चीजें, कई चीजें। गिटार को क्या करिए, ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, वाइब्रेट करता रहेगा, उससे आवाज निकलती रहती है, गाना चलता रहता है। मतलब गाना क्या हो, वॉइस वाला नहीं, धुन से गाना, धुन, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से, बिल्कुल। रोटेशनल तो आप जानते हैं ना, रोटेशनल। अब देखिए दो चीजें, ये रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बताया कि रिफ्लेक्शन में क्या होगा, कि साउंड जो है, वेव जो आएंगी क्या करेगी, टकराएगी और टकरा के वापस उड़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, दिखाया गया थोड़ी देर में, मैं ओरली समझा दे रहा हूं कि रिफ्लेक्शन जहां पे आ रहा है कि वेव आती है, किसी सरफेस पे टकराएगी और सरफेस पे टकरा के उसी पे वापस बैंड हो जाएगी, मतलब बैंड सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी, उस रिफ्लेक्शन हो गया। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेव जब क्या है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, जाने के बाद से क्या हो जाता है, वेव क्या होता है, वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेव बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मतलब अगर लट्टू, लट्टू जिनको बोलते टॉप, लट्टू, लट्टू, तो लट्टू जो होता है ना वो रोटेट करता है, एक ही जगह से घूम जाना, रोटेट करना, वो होता है रोटेशन। तो क्लियर आंसर हो चुका होगा, इसका जवाब आ चुका होगा आपके पास क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेट होगा, साउंड उत्पन्न हो जाएगा, यानी साउंड उत्पन्न करना, वाइब्रेशन। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी अभी कितना बार लिख के चले आए हैं ये, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, स्क्वायर मतलब ये, ठीक है ना, वेव फ्रीक्वेंसी नहीं। मीटर देख सकते हैं, इसका जवाब भी देख सकते हैं। क्या अगर डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं, भैया मुझे डाउट है, एक बार प्लीज बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि। तो यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, वो हमको बताएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा होता है 300, कितना होगा, 300 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा तुरंत ही कि तुरंत 300 होता है क्या, तो नहीं 300 तो बहुत कम होता है, 331 होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही मैंने कहा कि लिख देता हूं पहले, तब उसके बाद बात करूंगा। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना हो जाएगा बढ़ने पे, 340 लमसम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो इसकी बढ़ जाएगी। अगर हो गया होगा क्लियर तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए देख लीजिए एक बार, चलिए हो गया तो एक आगे बढ़ेंगे, अगर क्लियर हो गया होगा तो 40, 343 होता है। चलिए नेक्स्ट, रिवर्बरेशन इज ड्यू टू, प्रतिध्वनि रिवर्बरेशन का कारण क्या है, तो कह रहा है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो अभी क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है और क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और फिर जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए तैयार हैं आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, चलिए जवाब दीजिए। क्या होता है,
कहेंगे प्रतिध्वनि, जिसकी बात कहते हैं हम इको का कारण क्या है, तो रिफ्लेक्शन है। जब क्या होता है, कोई भी वेव क्या होगा, किसी सरफेस से टकरा के पुनः वापस आए, कोई भी वेव किसी सरफेस से टकरा के पुनः वापस आती है, वापस आएगी, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, प्रतिध्वनि। इसको बोलते हैं हम इको। क्या बोलते हैं, इको भी बोलते हैं। तो क्लियर होगा आपका आंसर रिफ्लेक्शन। ऐसे लिखे थे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑफ साउंड। ठीक है, तो क्लियर होगा। और हम रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के बारे में, एब्सॉर्प्शन के बारे में पहले से बता रखे हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और गलती हो रही तो समझ लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। हिंदी होती है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, कोई बच्चा हिंदी में भी पढ़ रहा होगा, उनके लिए है परावर्तन। चलिए नेक्स्ट देखिए, साउंड वेव कैरी, साउंड वेव तरंगे क्या ले जाती है, मैटर को ले जाती है, एनर्जी ले जाती है, चार्ज ले जाती है, मास। तो जवाब दीजिए पहले, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा। जल्दी से थोड़ा बोलिएगा। चलिए हो चुका है। देखिए ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, अभी मैं कह रहा हूं कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की एनर्जी होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है ना। जब क्या करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो वो क्या लेके जाएगा भैया, एनर्जी। चार्ज ने, मैटर नहीं, और ये मास की नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, पिच प्रॉपर्टी डिजियस म्यूजिकल साउंड फ्रॉम नॉइज, संगीत ध्वनि और शोर में अंतर किस गुण से होता है, तो कहेंगे पिच से। पिच तो फ्रीक्वेंसी बताती है ना। फिलहाल आप जवाब दीजिए, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। और उसके बाद से क्वालिटी, क्वालिटी राइट होगा, जिसको बोलते हैं टिम्बर, टिम्बर बोलते हैं। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस जो होता है, जैसे लाउडनेस को आप कहेंगे डेसिबल, डीबी लिख देते हैं, डेसिबल। डेसिबल मतलब क्या होता है, लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, ज्यादा होता है, इसको हम यूनिट इसका कह सकते हैं, तो डीबी, डेसिबल। आप कहीं जाएंगे देखेंगे पार्क वगैरह, वो पार्क कह रहा हूँ, कहीं मैच वगैरह होता है, क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह, वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे देखेंगे जब मीटर बताते हो तो डेसिबल मीटर बताते होंगे, क्योंकि लाउडनेस को बताती हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, ये पिच, ये दोनों एक सा है, सेम। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, डॉपलर इफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो जल्दी बताइए। चेंज इन वेवलेंथ, तो चेंज इन वेवलेंथ तो नहीं होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी राइट आंसर। सुनार इज बेस्ड ऑन, सुनार इज बेस्ड ऑन, देखता हूं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सोनार। सोनार का क्या है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, और आगे होता है एंड रैंगिंग, सुनार। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्लेक्शन, और साथ में क्या है, इंटरफेरेंस। तो जल्दी से बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इको कहलाता है, याद है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको, बहुत पहले बताया है, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, गलतियां नहीं करेंगे। फॉर्मूला भी होता है इसका, डिस्टेंस बराबर स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना ही है, स्पीड इनटू टाइम बटे 2। चलिए हो गया होगा, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की नेचर कैसी होती है,
तो जो ध्वनि तरंगे होते हैं ना, साउंड वेव, वो होता है मैकेनिकल वेव। साउंड वेव जो होते हैं वो मैकेनिकल वेव होते हैं। उनको ट्रेवल करने के लिए, वाइब्रेशन करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वेव होते हैं। ध्वनि तरंगे क्या, किस तरह का व्यवहार करते हैं, मैकेनिकल, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम का नाम होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना, वो इनको ट्रेवल करने की किसी जरूरत नहीं होती है। कहेंगे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट को मीडियम की जरूरत होती है, नहीं होती है। लाइट के बाद से आ जाएंगे रेडियो, और भी बहुत सारी है, एक्सरेज। कितना लिखेंगे, एक दो लिख लिया, बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं आप लोग, पता है कि एटम वगैरह की बात करते हैं, वो न्यूक्लियर होता है। मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक ये कैसा बिहेव करते हैं, दो, रिपल्सन और अट्रैक्शन, और रिपल्सन का बिहेवियर रखते हैं मैग्नेट वाले, ठीक है ना। या तो क्या करेंगे, चिपकेंगे, या तो दूर भागेंगे। अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट करना, तो लाइक चार्ज हो जाएंगे, तो लाइक अगर होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नॉर्थ जैसे हो जाएंगे, तो ये कहेंगे नॉर्थ, तो रिपेल कर जाएंगे। और साउथ और नॉर्थ हो, या नॉर्थ और साउथ हो, तो कहेंगे कि ये अट्रैक्शन कर जाएंगे। तो ये गुण होते हैं मैग्नेट में। तो राइट आंसर कौन है, मैकेनिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ध्वनि तरंगे। यानी ध्वनि तरंगे मैकेनिकल तरफ व्यवहार करती हैं, ठीक है ना, और उनकी तरफ व्यवहार करने के साथ उनको मीडियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्लियर हो गया होगा कि साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम बिकॉज इट, ध्वनि को माध्यमों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्योंकि क्या मैकेनिकल वेव होते हैं। मैकेनिकल वेव है, यानी कि ध्वनि तरंगे कैसे चलती है भैया, एकदम सीधी डायरेक्शन में चलती है। अगर लॉन्गिट्यूडनल आपसे नाम दे दे कि लॉन्गिट्यूडनल, तो भी सही है। ट्रांसवर्स जो होते हैं ना, वो पार्टिकल कैसे चलते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो पार्टिकल ऐसे मूव करता है वाइब्रेट। और लाइट वेव ईएम वेव कह देंगे आप, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। राइट आंसर इसका क्या है, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। अभी क्लियर होगा, अब क्लियर होगा अगर तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है। तो देखिए कौन सी चल सकती है भाई, क्या साउंड वेव, वाटर वेव, लाइट वेव, मैकेनिकल वेव। तो इसका जवाब आप सब जल्दी देंगे कि कौन सा चल सकता है भाई, ये बताइए। थोड़ी देर पहले बताया हूं कि मीडियम की जरूरत होती है। कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है भैया, जल्दी बताएंगे। कहेंगे लाइट वेव। क्यों, क्योंकि लाइट वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैक्यूम में कैन ट्रेवल कर सकता है, ठीक है ना। वैक्यूम में क्या होता है, हवा वगैरह नहीं होता है। याद रखना कि वैक्यूम में क्या होती है, हवा हो नहीं होती कोई भी। साउंड वेव ये तो मैकेनिकल वेव होता है, इनको मीडियम की जरूरत है। वाटर वेव सरफेस का ही नाम आता है, तो वाटर वेव देखते हैं ना। वाटर वेव कैसे नदियों नदियों में ऐसे चलती है, ऐसे वाटर वेव। मैकेनिकल वेव जो कि साउंड वेव होती है। राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज, वायु में ध्वनि की चाल किसके बढ़ने पर बढ़ती है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो t के।
तो बाबू इसका मतलब तो आपको पता ही है, तुरंत बताइए इसका मतलब। अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताएंगे कोई भी। चलिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे टी, अगर हमारा क्या है भैया, प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल किससे बढ़ने पर, अगर ये बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कहता कि ये जो ध्वनि की चाल है घट रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी घटता। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट देख, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर साउंड इंटेंसिटी, ये है इंपॉर्टेंट। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, ध्वनि को कौन मेजर करता है भैया, क्या थर्मोमीटर? ये तो थर्मोमीटर क्या काम करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। तो सही है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता मेजर करना, है ना। ये साउंड लेवल मीटर होता है। और बैरोमीटर क्या करता है, तो कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने काम किसका है, बैरोमीटर का। राइट आंसर कौन हो जाएगा, साउंड लेवल मीटर। तो देखिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है जैसे आर्द्रता, और साउंड लेवल मीटर किसको मेजर करता है, यहाँ पे दिया था कि ध्वनि की तीव्रता कितना तेज है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, क्या जूल है, जूल है भाई, नहीं, वर्क का है। वाट मीटर स्क्वायर किसका है, तो जल्दी से बताइएगा, फॉर्मूला बता दूंगा, आई इक्वल पी बाई ए, पी पावर है और ए एरिया है। तो यहां पे देखेंगे इसका यूनिट पावर का वाट होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का, पास्कल प्रेशर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ वेव हैविंग नो नेट एनर्जी फ्लो इज कॉल्ड, किसी तरंग में शुद्ध ऊर्जा प्रवाह नहीं हो सकता उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है ना, एनर्जी फ्लो हो सकता है, इसमें नो नेट क्या है, नो, तो हो सकता है, हो सकता है। ओके, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर जहां पे होगा वहां नहीं होगा भैया। ट्रांसवर्स में भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, स्टेशनरी वेव्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, बीट्स किसके कारण होता है, बीट्स आवाज, साउंड, अभी देखेंगे ना बीट्स, गाना वगैरह सुने होंगे बीट्स, उसमें तो अभी बताया हमने कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑफ साउंड, ठीक, इको, नाम लिए थे ना कि इको क्या होता है, कि जब कोई आवाज या कुछ भी क्या होगा, किसी सरफेस से टकराएगा, टकरा के वापस आ जाए, या वाइब्रेशन टकरा के वापस आ जाए, जो हमें सुनाई देता है वो कहलाता है रिफ्लेक्शन।
और इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस के मतलब बताइए आप सब जल्दी से। तो इंटरफेरेंस थोड़ी देर पहले ही बताए थे, जल्दी बताइए। तो ओवरलैप हो जाता है। तो खैर इसका आंसर ये नहीं है, टिक मार देते, आंसर मत दे दीजिए। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग वेव, ओवरलैप होना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो बीट्स होता है ना, बीट्स। एक के ऊपर एक चढ़ा, गाना वगैरह सुनने गए होंगे आप, बीट्स है ना, ओवरलैप करना। ओवरलैप इसका राइट आंसर होगा। रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन दोनों बताए हैं, तो इसके बारे में आप सब जानिएगा। ओरल रिफ्रैक्शन वो होता है जैसे कि एक वेव जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगा, जाने के बाद से क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी बेंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जानेंगे। और हाँ, और जैसे कि ये डिफ्रेक्शन की बातें करें तो डिफ्रेक्शन क्या कहता है? कहता है कि यह तरंगों का अवरोध के चारों ओर या छिद्रों से क्या होना, मुड़ के चले जाना, वो कहलाता है डिफ्रेक्शन। पहले से बात हो चुकी है इसमें कि बीट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो बीट्स की आवृत्ति होती है। तो देखिए बीट्स की आवृत्ति कैसी होती है भैया, एक जब आप बता दीजिए, अलग होती है कि नहीं? अरे जब ओवरलैप होगा, एक दूसरे के ऊपर एक आएगा, तो क्या हो जाएगा? एफ बीट बराबर F1 माइनस F2। चेंज कर दो भैया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी ना, क्योंकि अलग होगी तभी तो भैया बीट्स बनेगा। इंटरफेरेंस है, ओवरलैप कर रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी ना। राइट आंसर कौन हो जाएगा, वो आपको सामने हुआ है। The phenomenon of changing its pitch due to relative motion, सापेक्ष गति के कारण पिच में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए क्या कहलाती है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर। द phenomenon of changing in pitch due to relative motion, तो मैंने एक चीज बताया था कि आपको पिच की बात है, तो इसकी नाम तो फ्रीक्वेंसी हमने लिखा था, फ्रीक्वेंसी। इसका जवाब आप देंगे इको के बाद, सबके बारे में बता दे रहा हूं। इको जो होता है ना, इको और रिवर्स, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि क्या होता है कि जब भी कोई वेव्स या कोई भी तरंगे जाके क्या हो कि सरफेस से टकराए, और सरफेस टकरा के वापस आके हम इस चीज को कहते हैं इको रिवर्शन। तो आप इसका जवाब देंगे होमवर्क। नेक्स्ट, रिवर्बरेशन टाइम शुड बी, प्रतिध्वनि समय रिवर्बरेशन होना चाहिए। देखिए जो इको होता है ना, इको यही है। तो एक चीज याद रखिए, क्या वेरी लार्ज होना चाहिए? अगर हम खूब चिल्लाएं, ठीक है, हॉर्न पो खूब बजाएं, क्या ये सही चीजें हैं? लार्ज, वेरी लार्ज होना चाहिए? नहीं। अगर कोई साउंड है, कोई सभा में भाषण अगर खूब देरी तक खूब देगा, कोई खूब भाषण देता, खूब भाषण देता, खूब चिल्ला चिल्ला के, क्या आप अच्छे से सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। वेरी लार्ज नहीं होना चाहिए भाषण वगैरह, एक सीमित होना चाहिए, एक लाउडली कम होना चाहिए। वेरी स्मॉल, अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो सुनाई ही नहीं देगा। तो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट होगा अगर, क्या होगा, आसानी से हम आराम से सुनेंगे मधुर आवाजों में, ठीक है ना। अगर बहुत लार्ज हो जाएगा तो भी दिक्कत होगा, स्मॉल हो जाएगा तो मॉडरेट इज राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस यानी कि आवाज, डेसिबल। जैसे कि हमने बताया कि कहीं भी आप चलिए, क्रिकेट मैदान में या फिर फुटबॉल मैदान में, किस या कहीं भी चले जाइए, जहां पे क्या होता है, खूब तेज शोर होता है, वहां पे आपको देखा होगा ऐसे ऐसे लाइन बढ़ बढ़ के लाइन बढ़ी हुई, खूब सारा ऐसे बढ़ा होगा, ठीक है। उसके बगल में तुरंत लिखता होता है ऐसे डीबी। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, डेसिबल, ठीक है ना, डीबी डेसिबल। हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी। वॉट जो होता है वो पावर होता है। न्यूटन जो होता है वो फोर्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्लियर है, तो नेक्स्ट आगे चलें। Which of the following is not a property of sound?
निम्न में से कौन ध्वनि का गुण नहीं है? तो देखिए ध्वनि का गुण पिच है, ये भी है, लाउडनेस भी ध्वनि का गुण है, कलर नहीं है, ये राइट आंसर इसका कलर हो जाएगा, ये क्वालिटी भी नहीं है। तो कैसे ये बताएंगे आप तुरंत? देखता हूं कौन बताता। कलर, कलर जो होता है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता है, कलर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ईएम वेव, ये क्या होते हैं? ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है। तो अभी क्लियर है भाई? चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज वेवलेंथ, जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा v इक्वल एफ इंटू लेमडा। अब f बराबर क्या होगा? v बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगा? घट जाएगा। बढ़ेगा अगर ये तो ये घटेगा। क्लियर है ना? तो चलिए ये क्या होगा? घट जाएगा। राइट आंसर देख सकते हैं। चलिए क्लियर है क्या? अभी क्लियर है तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑफ इलास्टिसिटी एंड, ध्वनि की चाल प्रत्याश और किस पर निर्भर करती है? एक इलास्टिक चाल, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे चाल v बराबर होता है अंडर रूट ई बाई रो। अब ये होता है तो देखिए एक तो कह रहा है कि इलास्टिसिटी हो गया और इसका नाम होता है डेंसिटी, डेंसिटी नाम होता है तो डेंसिटी राइट आंसर। ये सब गलत है, हटा दो। चलो क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट देखिए कि द साउंड हियर आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, कई परावर्तनों के बाद सुनी हुई ध्वनि कहलाती है। इको तो कई बार नहीं एक बार कह सकते हैं, तो इसका नहीं नाम लेके कल नॉइज नहीं होगा, ये भी तो भी देख ले, मिला ले। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बता दे। जैसे कि दीवारों से हम बोले और दीवारों से टकराए आवाज, इस चारों तरफ दीवारों से टकराने के बाद से हमारे कानों तक आए। और नेक्स्ट, विच एनिमल कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव, कौन सा जानवर अल्ट्रासोनिक तरंगे सुन सकता है? तो चलो भैया बताओ कौन सा। अल्ट्रासोनिक में कितना था? 20,000 से, अल्ट्रासोनिक का नाम कितना था? 50,000, यही था ना भैया? हाँ अल्ट्रासोनिक में आता है। अल्ट्रासोनिक में कितना आता है? 20,000 से 50,000, तो डॉग ही सुन सकता है, ठीक है ना? एलिफेंट का क्या होता है? एलिफेंट का बताएंगे, ह्यूमन बताएंगे, ह्यूमन काउ दो दोनों है। और आप लोग इसका जवाब दीजिए, देखता हूं कौन देता है। ह्यूमन और काउ का एक जैसा है। और एलिफेंट का बताइए। एलिफेंट बहुत वो इंफ्रा वेव होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इंफ्रा, इंफ्रा। अब इंफ्रासोनिक में क्या होता है? तो का नाम ले बाबा, 20, इनकी फ्रीक्वेंसी इतना ही पे कम, इससे भी कम पे सुन लेगा ना, इससे भी कम पे ही सुन लेगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड वाटर लगभग, देखिए कि जल में ध्वनि की चाल लगभग 340 होती है। जल में क्या सही है? अगर गलत है तो मिटा के तुरंत बनाया जाएगा। क्या सही है? नहीं भैया, साउंड में बताया था, जल में बताइए जल्दी से। 340 स्पीड ऑफ इन एयर, एयर में 340, सॉलिड में सबसे ज्यादा। चलिए अब जवाब हम लोग देते हैं। ये इसका नाम है, ये होता है कि जल में ध्वनि की चाल 1500 होता है और 340 क्या होता है? साउंड एयर, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड 5,000। नेक्स्ट, कि नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट, ध्वनि प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? तो जब खूब तेज ध्वनि प्रदूषण होगा, खूब पै 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 पू,
जैसे कि चलेगा कहाँ पे, तो आप जाएंगे ना शहर वगैरह में, जाते खूब गाड़ियां रहती है, तो विजन से कोई मतलब नहीं, आंखों थोड़ी, भैया हमको हियरिंग सुनने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चा 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 करेगा, तो नॉइज पोल्यूशन जो होती है वो हियरिंग सुनने, टेस्ट से क्या मतलब, स्मेल से क्या मतलब है ध्वनि का। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट और करते हैं, देखते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मेजर बाय, तरंग की आवृत्ति मापती है अमीटर। अमीटर क्या होता है, ये मापता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। फ्रीक्वेंसी मीटर यही होता है वोल्ट मीटर, वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट। चलिए भाई ये देख लेंगे, है ना, तो सबका लिख दिया हूं कि फ्रीक्वेंसी मीटर होती है। अभी क्लियर होगा जवाब, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे कि एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के बड़े करंटों को मेजर करने का काम होता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरह बना होगा, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया होगा, या नॉन रेजिस्टेंस को आप क्या करिए, मेजर करिए। तो आप सीधा बना लीजिएगा PQRS, यहाँ गैल्वेनोमीटर, ठीक हो गया। तो अभी आप ये जवाब दे सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो गया है कि भैया एमीटर को इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी मीटर में तरंग की आवृत्ति मापता है, वहां पे जाती है, और वोल्ट मीटर तो बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की वोल्टेज को मेजर करने का काम वोल्टमीटर का होता है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंटों को मेजर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। और आज की क्लासेस यहीं पे खत्म की जाती है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस से आपके साथ। और अगर किसी प्रकार के डाउट होते हैं, किसी का प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करिए, एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस चैप्टर से प्रॉब्लम, ये चैप्टर हमको दीजिए, तो बिल्कुल मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।